पिछले हफ्ते शामिक और मैंने मिलके पूरे हफ्ते के जो इवेंट्स थे भारत को लेके, भारत के अंदर और विदेश में जहां पे भारत पे असर पड़ता था, डिस्कस किया। आप सबने उसको बहुत पसंद किया। आपकी रिक्वेस्ट पे अब हम इसको एक रेगुलर कार्यक्रम बना रहे हैं ताकि वीक में हम पूरा रिव्यू कर ले 360 डिग्री फ्रॉम इंडिया टू यूएस टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो थैंक यू शामिक फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड ज्वाइनिंग वंस मोर। तो सबसे पहले तो लेटेस्ट करते हैं। बीजेपी अब चल रहा है कि 2/3 ला चुकी है। कांग्रेस कह रही है 2/3 बीजेपी के है नहीं। 2/3 सिग्निफिकेंट है क्योंकि मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है। क्या एक नई दिशा में बीजेपी भारत को रीइमेजिन करने जा रही है और लीगली करने जा रही है? आपका क्या व्यू है? आपको क्या लगता है ये 2/3 का क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है हमारी लाइफ के अंदर? 2/3 का सिग्निफिकेंस हमें ये देखना पड़ेगा कि भाजपा चाहती क्या है, भाजपा के खुद के बताए हुए कार्यक्रम कौन से हैं, उन पे वो अमल करती है कि नहीं। आई थिंक फर्स्टली 360 का नंबर जो है लोकसभा में और 164 इन राज्यसभा, विच गिव्स यू द 2/3 इन पार्लियामेंट ओवरऑल, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। संवैधानिक जो तब्दीली है वो हम कर सकते हैं। तो 2 या 3 संवैधानिक तब्दीलियां अभी हैं इनके सामने। एक तो डिलिमिटेशन है, ऑल्दो इट्स अ बिट ऑफ अ फ्लैश पॉइंट, साउथ और नॉर्थ के स्टेट्स में थोड़ा उसमें वो है अनबन है, लेकिन वो एक गुरुत्वपूर्ण और करना ही पड़ता है। वैसे भी हर एक देश को डिलिमिटेशन करना ही पड़ता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, तो आप ये इंसिस्ट नहीं कर सकते हो कि वो जो था वही चलेगा। दूसरा है इनके सामने जो रिजर्वेशन फॉर विमेन बिल, एक ये था। Now that is going to bring more women into the mainstream of politics as एक बेस बन जाता है 33%। तो वो भी एक अच्छा उपक्रम है क्योंकि अगर महिलाएं देश का एक आधा हिस्सा हैं तो कम से कम 33% अश्योर्ड होना चाहिए, तो उससे वो आधे पे पहुंच सकती हैं उसके बाद। तो ये एक चीज, एक प्रकरण है। तीसरा, जो अटके हुए चीजें हैं, जो रिफॉर्म ओरिएंटेड चीजें हैं, उनको अगर ये लोग लाना चाहते हैं, जैसे फार्मर बिल तो शायद अभी ना लाएं, लेकिन कुछ और रिफॉर्म्स हैं, लेबर रिफॉर्म्स हैं, और एक एमएसएमई का जो बिल आने वाला है इस सत्र में, उसको भी मैं ध्यान से देखूंगा। क्योंकि इस देश में जो तंत्र रहा है वो या तो स्टेट एंटरप्राइजेस को प्रमोट करता रहा है या फिर बड़े इंडस्ट्रीज को। छोटे उद्योगों के लिए जो सबसे बड़ी विकट समस्या है कि इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं। आप एक रेस्टोरेंट खोलने जाएं तो 70 लाइसेंस चाहिए। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये एमएसएमईज जो हैं वही होते हैं इकोनॉमिक डायनामिज्म का स्रोत। उसी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है एक देश में, और उसी से डायनामिक ग्रोइंग इंडस्ट्रीज क्रिएट होती है। उसी से एक इकोसिस्टम भी बनता है बड़े इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर इसमें ये लोग भारी चेंजेस लाते हैं, जिससे जो सारा ये लाइसेंसिंग राज जो है, जो थोड़ा सा समाप्त किया था लेकिन वो अटका हुआ रिफॉर्म है, उसको अगर ये पूर्ण करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 360 और 164 इनका जो है वो डायरेक्टली नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद काफी सारे चेंजेस हुए हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों चुनाव के बाद। तो राज्यसभा में भी कुछ चीजें बदल गई हैं, और तमिलनाडु में जो भारी पराजय हुआ है डीएमके का, तो वो जो इंडी अलायंस है उससे वो उचट चुकी है। तो यहाँ पे एक ओपनिंग बन जाता है जिससे इसको यूज करके कुछ चीजों को पास किया जाए। अब सवाल यह है कि मैंने अभी 5-6 चीजें गिनाई, इनमें से कौन सी चीजें ये लोग आगे लेके जाएंगे वो देखना पड़ेगा। मेरा अपना जो अनुमान है कि भाजपा कॉशियसली खेलेगी। वो पहले जो नॉर्मल बिल्स हैं, उनके और भी बिल्स आ रहे हैं। एक तो इनकम टैक्स अमेंडमेंट कर रहे हैं वो, एक वो जेल बर्ड वाला है कि अगर आप 30 दिन के अधिक जेल में रहे हो तो आप किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं बैठ सकते हो। एक वो वंदे मातरम वाला बिल है कि अगर आप उसको सरप्राइजिंगली पोस्टपोन कर दिया गया है कि जो आप, अच्छा, उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो मैं यही समझता हूं कि शायद ये लोग ये जो 5 मैंने जो बताए हैं उन मुद्दों में से एक को उठा के वो टेस्ट करके देखेंगे कि ये 360 और 164 हम जो अभी सोच रहे हैं उसके इर्द गिर्द पहुंच गए हैं, वो वास्तव में है या नहीं है। उसके बाद आगे का प्रोग्राम तय करेंगे। अगर उनको दिखा कि ये सॉलिडली है तो फिर आप लोग देख लीजिएगा कि कम से कम 5 मुद्दों में से 2 तो डेफिनेटली ये लोग पारित करेंगे। वो कौन से होंगे ये एक प्रश्न रह जाता है। मेरा जो हिसाब है कि वो लोग शायद डिलिमिटेशन को ना छुएं इस वक्त,
हो सकता है कि विमेन्स रिजर्वेशन वाला ले आए और जो लेबर रिफॉर्म्स वाला है वो फिर से उसको वो किया जाए एक और ये इसमें और सरप्राइज के तौर पे लाया जाएगा। क्योंकि वही, और कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और भी, क्योंकि बीजेपी लव्स टू गिव सरप्राइज, उनका एक गवर्नेंस स्टाइल है कि वो सरप्राइज मूव करते हैं, और उसमें अब एक कई लोग कह रहे हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, पर मैंने कहा उस पर तो गॉसिप हो जाएगी, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड का तो कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड की अगर आप बात करें तो। बट एक चीज जो, अगर ये डिलिमिटेशन लाते हैं और एक ये हर स्टेट का ही 50% बढ़ा देते हैं, तो फिर तो मुझे लगता नहीं कोई आपत्ति बची उसमें, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली आपका वही अगर उस प्रकार से लाते हैं तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एकदम दक्षिण में केरला और तमिलनाडु में खासतौर से जो डिस्ट्रस्ट है सेंटर के प्रति, वो डिस्ट्रस्ट काफी स्ट्रांग है और बीजेपी के प्रति विशेषकर डिस्ट्रस्ट बहुत हाई है। तो आप चाहे एकदम रैशनल लॉजिकल चीज भी करें तो आवश्यक नहीं है कि वो लोग उसको मान लें। हाँ, अगर कुछ ले दे के कुछ और किया जा सकता है, या तमिलनाडु को कुछ विशेष चीजें दी जाएं, कुछ नई इंडस्ट्रीज लग जाएं, कुछ सहायता मिल जाए, क्योंकि उनका जो ये व्हाइट पेपर निकला था, देयर स्टेट फिस्कल इज इन अ वेरी बैड शेप। स्टेट तरक्की कर रहा है, स्टेट प्रगति के पथ पे है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है। अगर सेंटर से थोड़ी मदद मिल जाए और बोले कि हम मदद कर देंगे तेरी, तो हमारे इस बिल को वो कर दें, तो फिर वो हो सकता है। 50% में एक और ट्विस्ट भी है, क्योंकि टेक्निकली और या कॉन्स्टिट्यूशनली आपकी जनसंख्या के हिसाब से होना है। अगर आप 50% करते हो तो फिर आप जनसंख्या के पैरामीटर पे नहीं जा रहे, फिर आप कुछ और पैरामीटर पे जा रहे हो। सो वो भी एक टेक्निकल लीगल इशू है, बिकॉज द सिस्टम एज इट स्टैंड्स टुडे इज जनसंख्या एज अ प्रीडोमिनेंट रोल। सो 50% मेरा ये मानना है, मेरा ये भी मानना है आपकी बात पे, बिल्कुल सही बोला। मैं इस पे एक चीज जोड़ देता हूँ सिर्फ, कि अगर इन्होंने 50% वाली बात करी तो आप मेरे से अभी एक शर्त लगा लो कि 100% कांग्रेस और उसके जो नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कुछ ना कुछ एक बड़ा सा बखेरा खड़ा करेंगे और ये इसको लड़ेंगे। सो इट विल गो इनटू अ बिट ऑफ अ टेल स्पिन। ये मेरा वो है एप्रीहेंशन। अब मैं इससे आता हूँ पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं जंतर मंतर पे, जहां पे अब सोनम वांगचुक को उठा के हॉस्पिटल ले गए हैं। और मेरा एक व्यू है, उसके बाद अपना व्यू दीजिएगा आप, कि एक 60 साल के आदमी से आप फास्ट करवा रहे हैं, और जो मूवमेंट लीड कर रहा है वो ठूस ठूस के खाना खा रहा है। अब नाउ दिस माइट बी फार्सिकल, आप इस पे हंसें, पर मुझे तो ये मॉडर्न ट्रेजेडी लगती है। और सुबह जब पुलिस ने उठाया था तो भैया पता चला कि ये भाई साहब तो अपने किसी दोस्त के घर में थे या होटल में थे, तो आप ना वहां सो रहे हैं, ना वहां पे बाथरूम कर रहे हैं, वहां पे आप जब आते हैं तो आप ठूस ठूस के खाते हैं, और बेचारा हंगर स्ट्राइक कोई कर रहा है। ये किस तरह की मूवमेंट लीड हो रही है भैया, इसको जरा आप व्याख्या कीजिए। और दूसरा एंगल कि जो हमने बांग्लादेश नेपाल देखा, वो जेनजी प्रोटेस्ट करवाने का, और कई बारी जेन्युइन ग्राउंड्स भी है, एजुकेशन इज अ जेन्युइन ग्राउंड, पर आप उसको किस दिशा में लेके जाते हैं वो बहुत क्रिएटिवली होता है। तो आप किस तरह देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक प्लस जो ये मैं बता दूं तो मैं क्या सोचता हूँ, और इस पे मैं दो बिंदुओं को लाऊंगा जो मैं नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ मैं एक कंपैरिजन भी करूंगा। तो मेरा विचार ये है कि सोनम वांगचुक जो है वो एक CIA का कठपुतली है, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि इसके पीछे फोर्ड फाउंडेशन खड़ी थी, वो तो अब बिल्कुल क्लियर है। और भी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन थे, वो भी फोर्ड फाउंडेशन जैसे ही CIA के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो विभिन्न देशों में ऐसे ही संगठनों को सपोर्ट करते हैं जो थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, सवाल खड़े करे और सरकार को थोड़ा सा व्यस्त रखे। तो इसको मैं बहुत सीरियसली से नहीं लेता हूं। अब दूसरी बात यह है कि नेपाल और बांग्लादेश के साथ अगर आप कंपेयर करें, नेपाल में वास्तव में मिसमैनेजमेंट, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस, ये सारी चीजें हो रही थी। तो वास्तव में उनके पास ठोस कारण थे। ठोस कारण को यूज करके ये डीप स्टेट नहीं, यूएस के डीप स्टेट नहीं, CIA वालों ने ही बालेन शाह को खड़ा किया, क्योंकि बालेन शाह के पास, उसके पीछे एक NGO है जिसके पीछे फोर्ड फाउंडेशन, आपको वही सारे तार फिर से दिखेंगे। तो 100%, और उसके बाद से उसके जो एक्शंस है वो चाइना के विरुद्ध भी काम कर रहा है और इंडिया के विरुद्ध भी। अब इसके चलते, वो विरुद्धास्पद के कार्यों के चलते वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है, और जेनजी, जो जेन्युइन जेनजी है, फिर से वो सड़क पर उतर आए हैं नेपाल में। तो नेपाल जैसे देश में फर्क ये है कि वहां पे कारण थे बहुत सारे
जो पूरे देश को इफेक्ट कर रहा था। भारतवर्ष में आप कुछ भी कारण ढूंढ लें, वो समाज के एक तबके को इफेक्ट करता है या कोई प्रांत को इफेक्ट करता है। पूरे देश को इकट्ठे इफेक्ट करने वाला कारण बहुत कम है। नेपाल में वैसी स्थिति नहीं है, इसलिए वहां पे हो सकता था। बांग्लादेश में ये पूरा चीज तो रिलीजियस था। There was a huge, strong religious angle and religious mobilization behind it. कारण इनिशियल कुछ भी रहा हो, वहां का जेंजी भी जो है, it is massively influenced by India hating religious sentiment. तो उसको आप भारतवर्ष के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कहूं, जेंजी को इतना तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भारतवर्ष में जो जेंजी है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा ज्यादा वो समझते हैं, उनको अवेयरनेस काफी है। हर चीज के बारे में उनके पास विजडम नहीं है, दैट्स बिकॉज दे आर यंग। हम भी तो बेवकूफ थे एक जमाने में, धीरे धीरे सीखे हैं ना हम लोग। पर अब मैं नंबर्स का एक खेला आप लोगों को के सामने रखता हूं। किस लिए ये कहते हैं ना, मोदी जी कभी रिएक्ट ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं है, अमित शाह जी कुछ नहीं बोलते, होने देते आंदोलन, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे फार्मर मर्सिडीज वाले फार्मर्स का आंदोलन, कुछ भी हो, कुछ रिएक्ट नहीं करते। आइदर वो चलने देते हैं, डिफ्यूज हो जाओ, प्रेशर कुकर से सीटी निकल जाए, हवा निकल जाए, या फिर जैसे ये वाला हुआ सीजेपी का। अब सीजेपी कहती है वो जेंजी की रिप्रेजेंटेटिव है। जेन्युइन कारण उन्होंने पकड़ा कि नीट में गड़बड़ी थी और नीट में गड़बड़ी है, एजुकेशनल मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कारण तो जेन्युइन है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जेंजी जो है भारतवर्ष में एक मोनोलिथिक जेंजी नहीं है। देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स, मेनी लेयर्स विद इन इट। और मैं उसको दो बड़े भागों में बांटूंगा। एक है जिसको मैं कहता हूं अर्बन जेंजी, जो वेस्ट में जो जेंजी का मीनिंग है, जो समझ है लोगों को, वही आपको दिखेगा। दे हैव लिबरल वोक एजुकेशन, देयर वर्ल्ड व्यू इज शेप्ड बाय दैट। वो लोग स्वच्छ क्या बोलते हैं, बहुत ही अपर मिडिल क्लास या अमीर घरानों से आते हैं। उनका औसत आय, उनके घरानों का, एक मिनट, उनके घरानों का औसत आय 40 लाख के आसपास है। वही लोग जिनके माँ या बाप या दोनों कार्य करते हो और इस तरह टाइप का इनकम हो, वो कार्य खुद करें का ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे कैन टेक इयर्स टू डिस्कवर देमसेल्व्स, वो अपनी खोज करते रहते हैं। तो उस प्रकार के लोग ही आपको सोशल मीडिया में उछलते भी नजर आएंगे और कौतूहल, क्यूरियोसिटी को भरने के लिए जंतर मंतर पे जाते हुए भी नजर आएंगे। और 22.5 लाख लोग ये नीट का एग्जाम देते हैं हर साल। मैं अगर मान लूं कि 3 बार दे रहे हैं वही एग्जाम, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए, तो ये नंबर बन जाता है 67.5 लाख। ठीक है, अब 67.5 लाख लोगों का अगर उनके माता पिताओं को ले और एल्डर्स को ले लें तो 2.5 करोड़ का एक नंबर बनता है जो अफेक्टेड हैं ये नीट के मिस गवर्नेंस से। तो 2.5 करोड़ लोग अगर शुद्ध हैं, इनमें से सब क्या वोट देने जाएंगे? मैं अगर मान लूं कि सबके सब एडल्ट हैं, जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि 1997 से 2012 का अगर ले लें, जो यंगेस्ट जेंजी है वो 14-15 साल का है। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जेंजी वाले सब वोट देने नहीं जाएंगे, इनके माता पिता भी सब वोट देने नहीं जाएंगे। अगर मान लो कि सब जाएंगे भी, क्योंकि मैं अर्बन जेंजी को ले रहा हूं अलग, और जो 360 मिलियन 36 करोड़ बाकी जेंजी हैं छोटे शहरों में या गांव में, उनको मैं अलग रख रहा हूं, क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझने में ही वो लगे हुए हैं। उनके पास सैकड़ों तरह के और प्रॉब्लम है और उनके अंदर भी बड़े सारे तबके हैं। पर जो लोग अभी यहाँ पे आपको विजिबल दिख रहे हैं, जो मीडिया एम्पलीफाई कर रही थी इस बीजेपी के चलते, उनकी संख्या वही है आपका, और जो नीट अफेक्टेड हैं वो हैं आपका 22.5 मतलब ×3 67.5 लाख। अब 67.5 लाख में से सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या? क्या वो लोग एक्चुअली आंदोलन में कूद पड़े थे पूरे भारतवर्ष में? वो दिखा है क्या? वो मोबिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। दिल्ली में अगर मैं वही 40 लाख मीडियन इनकम वाला हाउस होल्ड ले लूं तो ऐसे 3.5 लाख आपको मिलेंगे हाउस होल्ड, उससे ज्यादा नहीं है संख्या। क्योंकि मैं दूसरे अर्थनैतिक आंकड़ों को भी देखता रहता हूं, तो 3.5 लाख ऐसे जेंजी के लड़के लड़कियां हैं, उससे क्या बनेगा? वो सारे के सारे आ भी नहीं रहे थे। The maximum attendance I believe was 15,000 or 16,000 one day. इसका मतलब वो जो संख्या है वो भी अटेंड नहीं कर रही है और सरकार को ये बात मालूम है, इसीलिए उन्होंने थोड़ा चलने दिया, उसके बाद इसको ऐसे ही तोड़ दिया और वही टूटना था। आप इनका जो ये CIA का पैलेंटीर था सोनम वांगचुक, उस पैलेंटीर को निकाल लो तो फिर आप कहीं देख भी नहीं पाओगे, तो उसको निकाल लिया, बात खत्म। शामिक, इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत क्रूशल डिस्टिंक्शन बनाई है
कि भारत का जेनजी डिफरेंट है बांग्लादेश नेपाल के जेनजी से इन द सेंस ऑफ कॉमन सेंस, एंड दूसरा उनको देश के फ्यूचर में 10 गुना ज्यादा विश्वास है बिकॉज वी आर अ सक्सेसफुल नेशन कंपेयर टू बांग्लादेश एंड नेपाल ऑन एवरी पैरामीटर। दूसरी बात जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने अर्बन जेनजी का एक टुकड़े की बात की, यही टुकड़ा है जो जैसे वहां पे डी रिलीजियस या एथिस्ट मूवमेंट है, आइदर एक्टिवली सनातन के खिलाफ हो जाता है या कम से कम कूल हैं तो हम एट द वेरी लीस्ट हम एग्नोस्टिक हैं या हम एथिस्ट हैं, या हम वहां पे जिस तरह के गाने गाए जाते हैं या बातें बोली जाती हैं कि भगवान राम पे सीता माँ पे बिना बात के ड्रैग किया जाता है, वही ऑडियंस उसको चेयर करती है। और ये वही ऑडियंस है जो वेस्ट में रह के या वेस्ट का चैनल्स देख के फ्री स्पीच के नाम पे बोलती है कुछ भी बोल दो, मर्यादा कुछ है ही नहीं है, भगवानों का भी मजाक उड़ा दो क्योंकि यूएस में उड़ा सकते हो। तो ये फिर वो पूरा पैरामीटर इसी पे चलता है और वो रिवल्शन क्रिएट करता है इन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इंक्लूडिंग अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ जेन जी। तो आई थिंक सरकार इसको भी फिगर आउट करती है कि तुम वहां पे जितना ये बोलोगे कि सीता माँ और भगवान राम पे जो कुणाल कामरा ने किया, या ऐसे जो लोग कर रहे हैं टिचकरें कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं एजुकेशन के आंदोलन से, तो सरकार लेट्स इट प्ले आउट ऑल्सो। अच्छा, मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ के आपकी स्टेट पे आऊंगा क्योंकि बड़ा क्यूरियसली एक तरफ 2/3 मेजोरिटी हो रही है, पार्लियामेंट सेशन है, पीक टाइम है, कुछ बड़े बिल्स टेस्ट करने हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, दूसरी तरफ अमित शाह जी बंगाल फिर पहुंचे हुए हैं। वहां पे शुभेंदु अधिकारी ने कहा है 10,000 बांग्लादेशियों को निकाल दिया गया, अब ही इज टॉकिंग अबाउट स्मार्ट बॉर्डर्स, बॉर्डर प्लान, बीएसएफ ने लैंड दे दिया। ये यूनिक फोकस आपकी मेमोरी में कभी किसी होम मिनिस्टर ने इतना ईस्ट पे किया है ऑन अ नेशनल सिक्योरिटी एंगल, एंड हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग टाइमिंग है जब अमित शाह इज अगेन इन बंगाल। तो इसमें दो हैं इनके। एक तो जो मेन इंटरेस्ट है वो जियोपॉलिटिकल है। अब तो ये भी निकल के आ रहा है कि MI6 वाज द वन व्हिच वाज कोऑर्डिनेटिंग, जो सारा इन्फिल्ट्रेशन होता आया है और जो यहाँ पे जमात इस्लामी को खड़ा किया गया उसके पीछे MI6 का हाथ था। तो ये एक समस्यात्मक स्थिति है जिसकी समीक्षा होम मिनिस्ट्री को ही करनी पड़ेगी क्योंकि कंट्रोल तो उनके पास। होम मिनिस्ट्री को स्टेट सरकार के साथ डबल इंजन वाला काम अब करना पड़ेगा जो चल रहा है। तो एक कारण ये है और दूसरा कारण एकदम राजनीतिक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर लोकसभा में और राज्यसभा में इनको आगे बढ़ना है तो आपने देखा होगा अभी देयर हैज बीन अ स्पेट ऑफ रेजिग्नेशंस। जो पुराने टीएमसी के राज्यसभा के मेंबर्स थे उनमें से 4 लोग तो रिजाइन करके निकल गए, ठीक है, बाकी जो बचे हैं देयरफॉर दैट रिड्यूसेस द काउंट। 164 might become 161 because of that. So you need less to get the 2/3 majority. Second, जो इनका जो ये लोकसभा का दल था जिसमें 29 इनके एमपीज थे, 29 में से 23 हो गया अब नंबर, 23 लोग निकल के वो नया पार्टी बन गया NCPI, और ये भाजपा ने ही कराया है। तो वो सपोर्ट अब इनको हासिल है, प्लस इनको ये राज्यसभा वाला भी है, और पश्चिम बंगाल में अब राज्यसभा के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। रेजिग्नेशंस हो गए हैं, रिजाइन करके आप क्या करते हो, उसको भरना पड़ेगा ना। तो जब आप भरोगे तो अभी इन्होंने जो प्रकरण बनाया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने सीटें हैं राज्यसभा की 12 हैं, शायद 12 के 12 भाजपा ले जाएगी, क्योंकि जो टीएमसी न्यू बना है ना, वो टीएमसी न्यू विल वोट इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट पुट अप बाय बीजेपी। वो शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, लेकिन वोटिंग पैटर्न उसका राज्यसभा में वही होने वाला है जो भाजपा चाहे। दाम जो तुम चाहो, काम जो हम चाहे, वही हो रहा है। तो ये उसका भी कोऑर्डिनेशन है, उसकी समाप्ति परिसमाप्ति है, उसका फाइनलाइजेशन है, उसीलिए ये दूसरा कारण है। क्या और राष्ट्र सुरक्षा में आप क्या कारण देख रहे हैं कि बॉर्डर पे आपको लगता है कि काम उतनी स्पीड से हो रहा है, कम स्पीड से हो रहा है, बेटर देन यू एक्सपेक्टेड हो रहा है? मैं जस्ट एक ब्रीफ अपडेट चाहूंगा। Better than expected. Zone from Assam to West Bengal. So what is दोनों states का बता दीजिए briefly, how do you think the progress is going on since the party came to power? दोनों states मतलब असम, वेस्ट बंगाल, पूरा मैं असम। तो मैं सिर्फ दोनों स्टेट्स नहीं, मैं पूरे इस क्षेत्र की बात करूंगा। आपको मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम ये सब लेना पड़ेगा। आपको भी पता है कि 3 बेसिस बने थे आर्मी के नए, उसके अलावा 4 और बेसिस अनाउंस कर दिया है। बीएसएफ के नंबर ऑफ, एसएसबी है शायद यहाँ पे, बीएसएफ है नहीं, एसएसबी नहीं है, बीएसएफ है। बीएसएफ के जो कॉन्टिंजेंट्स है उसको स्ट्रेंथन और किया जा रहा है, एक्स्ट्रा बटालियंस आर बीइंग डिप्लॉयड।
जो तार लगा रहे थे, तार का वो बाउंड्री बॉर्डर, वो वायर फेंसिंग जो है उसको किया जा रहा है। एंड अमित शाह हैज कम टू फाइनलाइज प्लान्स फॉर द स्मार्ट फेंस, ये सुनने में आया है। तो स्मार्ट फेंसिंग का काम जो है वो बहुत तेजी से इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक दिक्कत उसमें ये है कि जो इछामती रिवर है, which forms a border in North 24 Parganas and South 24 Parganas between these two districts and Khulna on the other side, Jashore and Khulna. यहाँ पे सुंदरबन का इलाका आ जाता है। यहाँ पे आप तार वार से कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो स्मार्ट बॉर्डर होगा वो फिजिकल कम, वो सर्वेलेंस बेस्ड ज्यादा होगा, तो उसका भी प्लानिंग है। तो ये सारा जो है इसकी समीक्षा भी करी जा रही है, जहां तक मुझे खबर मिला है। एंड पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट इट, और यहाँ पे कोई कोताही करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली सीएम इज मॉनिटरिंग एंड अमित शाह इज आल्सो मॉनिटरिंग। तो ये डुअल लेंसेस लगे हुए हैं इनके ऊपर, तो कार्य बहुत अच्छी तरह हो रहा है। आसाम में सेम सिचुएशन, आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा। मिजोरम में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन वहां पे इसीलिए नया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे व्यक्ति को लाया गया है जो बहुत ही कड़क है, एज यू नो, जनरल वीके सिंह। तो द लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी, द गवर्नर हिमसेल्फ इज मॉनिटरिंग दैट प्रोग्रेस। और ये चारों राज्यों में अभी जिस तरह से काम हो रहा है, जो कार्य चल रहा है, वन मोर थिंग, ब्रह्मपुत्रा में बोट पेट्रोल्स, तीस्ता में बोट पेट्रोल्स, वो भी इनिशिएट किया जा रहा है, जो कभी भी नहीं हुआ ये सब। 3-4 रिवर तो नॉर्थ बंगाल से घुसते हैं बांग्लादेश में, रंगपुर जिले में तीस्ता है, तोरशा है, और 2 छोटे और रिवर्स, इनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। इनमें वो बोट पेट्रोल्स की बात करें, बिकॉज दीज you may think they are small rivers, but they are very wide and very deep. They are massive rivers. Hydrological volume बहुत ज्यादा है। हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रोलॉजिकल वॉल्यूम रिवर्स का बहुत ज्यादा होता है। तो ब्रह्मपुत्र मानस जो बेसिन है, जो बांग्लादेश में उतरता है, उस पे भी ये लोग पेट्रोलिंग का काम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बोट के रास्ते से और छोटे छोटे चैनल्स जो बने हुए हैं ना, वहां से भी ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते थे। तो अभी किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ जहां पे लैंड है वहां पे कर रहे हैं, या जहां पे पोस्ट है वहां पे कर रहे हैं। पेट्रोलिंग का इंटेंसिटी भी बढ़ा दिया है। दैट्स व्हाई दे हैव गॉट इन रेनफोर्समेंट्स। मतलब आप एक चीज सोचिए ना, 1 किलोमीटर है, वहां पे 5 जवान ऐसे गश्त लगा रहे हैं, 5 की जगह आप सिर्फ 8 लगा दो तो चेंज आ जाता है ना, द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंखें भी तो टायर्ड हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें वो करी जा रही है वहां पे। मैं तो संतुष्ट हूँ। जो चीज अभी तक पूरी तरह से रुका नहीं है, वो भी मैं कहूंगा, कैटल स्मगलिंग अभी तक नहीं रुका। क्यों नहीं रुका है उस पे इनको खुद देखना पड़ेगा, मैं उसकी तहकीकात तो कर नहीं सकता, बट जो सुनने में आया, कैटल स्मगलिंग जो अभी तक जारी है। और ये कैटल स्मगलिंग बफेलोज का नहीं होता है, ये देसी गायों का होता है। बहुत गलत बात, जो इलीगल है कंप्लीटली भारतवर्ष। वो तो इलीगल है कंप्लीटली, और रोकना भी है। पर जैसे आपने बोला, बार बार आपके फोकस पॉलिटिकल एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट, मेरा मानना है 71 के बाद देखा ही नहीं, खुला छोड़ा हुआ था, खुला, एकदम खुला छोड़ा हुआ। तो वो 50 साल में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जिनको आई फॉर वन वाज वेरी हैप्पी जिस स्पीड से एग्जीक्यूशन शुरू करी। चीफ मिनिस्टर को भी क्रेडिट देंगे, अमित शाह को भी क्रेडिट देंगे, दोनों चीफ मिनिस्टर्स, या जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको भी देंगे। बट अब मैं थोड़ा यहाँ से बढ़ के पाकिस्तान, नहीं, मैं यूएस से शुरू करता हूँ, पाकिस्तान में एंड कर दूंगा। तो अमेरिका में 2 चीजें बड़ी हुई। एक तो मुझे बड़ी फनी लगी, तो कि अब ट्रम्प कह रहे हैं कि उनका जो अकाउंट है ट्रुथ सोशल, उस पे वो मार्केट एजेंसीज को माइक्रो मिली सेकेंड पहले इंफॉर्मेशन देंगे जो वो ट्वीट करेंगे। पता नहीं आपने ये देखा नहीं देखा, यस यस यस। एंड $100,000 ऑन टर्मिनल। इन्होंने जो ट्रुथ सोशल पे ये ट्वीट करते हैं, वो ऑब्वियसली मार्केट इन्फ्लुएंस करता है। तो ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं ट्रुथ सोशल की मार्केट टर्मिनल्स को, शेयर हेज फंड्स को, एक्सेट्रा को, कि माइक्रो मिली सेकेंड जल्दी पहुंचेगा। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफ $100,000। दिस इज इलीगल। अरे पता है, पर जब मैंने वहां पे क्या इलीगल है, और जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत हंसा। फिर मुझे लगा कि यार ह्यूमर है, ये फेक है, ये मीम है। पर ट्रम्प के साथ पता नहीं चलता मीम है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स ने ट्वीट किया है। So I don't know, but I just thought it US की बात की। नहीं, अगर ये वास्तव में हो रहा है तो this is a gross violation of SEC rules. It's a gross violation and this is a jailable offense. अरे वहाँ क्या जेल हो रही है भाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। There was a massive insider trading scandal which was basically based on front running. उस पे किताब भी लिखी गई थी। ये लो, अरे रुको,
अरे रुको, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं शामिक भाई। रुको रुको, मैं अब आपकी स्क्रीन पर डालता हूँ, क्योंकि मैंने उस समय प्रीलिमिनरी पढ़ा था, फिर आप आए तो मुझे एकदम से याद आ गया, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था। तो अभी रुको, आप आपकी स्क्रीन पे डालता हूँ मैं, एक सेकंड, कहाँ गया स्क्रीनशॉट, कहाँ से आता है? Put it up, let's see. हाँ But I can tell you, people were caught, they have been jailed. Let's see what this one says. 1 second, this is very interesting, so this has to be put on the screen, image file. मैं इसको थोड़ा अनपैक भी करूंगा कि what all things he is violating. It's not just advanced information. There are number of things he's acknowledging as well. It's a much bigger can of worms. मैं इतना उसमें नहीं जा रहा था, तो सिर्फ आपको फनी हेडलाइन दे रहा था जी। अब बताओ, अल जजीरा से लेके रॉयटर्स तक बोल रहा है, ट्रम्प मीडिया पिच्ड $100,000 monthly fee for fastest fee of US President Trump's posts. So first of all, the implications, जो बड़े implications मैं बता देता हूँ इसके। एक मिनट, I'm just reacting straight away. जनता को बताओ तो सही कि भाई क्या, मतलब एक प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैं आपको अर्ली इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने ट्वीट्स की। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि इसके दो implications immediately आते हैं। Number one, you are acknowledging कि you are moving markets with your tweets. You are acknowledging. That means जितने भी आपके tweets हैं उन सबको अब investigation करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा correlation with market movements, and that's a definite jailable offense. 10 साल का जेल है उसके लिए। Okay, influencing the market. This is the most blatant example of insider trading. Number two, front running भी एक offense है, huge fine है उसका, और उसका भी वो भी jailable offense है। मैं यही माइक्रो मिली सेकेंड्स अहेड जाने के लिए लोगों ने क्या करा था, वॉल स्ट्रीट में जहां पे ट्रेडिंग होता है उसके बगल में सर्वर लगाया था, सो दे गेट इट जस्ट दैट फ्यू माइक्रो मिली सेकेंड्स फास्टर देन अ सर्वर इन से आयोवा और इन लॉस एंजलिस, एंड दैट डिफरेंस दे वर यूजिंग टू फ्रंट रन देयर ट्रेड्स, एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेयर गेन्ड इन दैट फैशन। तो डेफिनेटली वो लोग पकड़े गए, उसके बाद ये बंद कर दिया गया ये प्रैक्टिस। तो अगर ट्रंप ये बोल रहा है तो पता नहीं यार इसको कौन सलाह देता है, बेवकूफ भी है अगर वो इसको एक्नॉलेज कर रहा है। इफ आई वाज अ डेमोक्रेट मैं तो सीधा ही इस पे केस ठोक दूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट, एक मास लिटिगेशन ठोकना चाहिए। वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रुथ पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड, पोस्ट ट्रूथ सोशल वर्ल्ड है ना, पोस्ट ट्रूथ सोशल वर्ल्ड। चलो ये मैं ज्यादा लोगों के लिए टेक्निकल नहीं करना चाह रहा, बट इट इज द मोस्ट माइंड बॉगलिंग थिंग आई हैव सीन। इट्स अनबिलीवेबल। What you are saying legally is so true, but as a lawyer now I have started believing that somehow there with their powers of pardon, executive etc, laws चल ही नहीं रहे, क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए अच्छा, you know what is, you're right, that's a brilliant point. You've just inadvertently perhaps mentioned what he is planning. सोच रहे कर लेता हूँ, पैसे बनने दो, अगर हुआ तो मैं खुद को पार्डन कर दूंगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप जाने से पहले 100% जितना हाथ मार सकते हो मार लो, आप सबको पार्डन करके जाओगे। बिकॉज क्या होता है, और ट्रम्प की स्ट्रेटेजी भी ये रही है कि इतनी चीजें कर जाओ दैट योर माइंड स्टॉप्स आउटरेजिंग। अब वो एक स्ट्रेटेजी है। हमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि बाइडेन ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया अपने बेटे को पार्डन करके और खुद को भी पार्डन करके, gave himself a pardon as well. तो आप अब यही so he has set the precedent, Trump is now just following through. ट्रम्प के कांड और बढ़ेंगे। उससे पहले हिलरी क्लिंटन ने क्या किया, जिस तरह अपने लैपटॉप को स्क्रब कर दिया। आप बात कर but Hillary Clinton couldn't pardon herself. Biden pardoned himself, and Trump is planning to do the same. Because she was never the president, होती तो वो भी कर जाती। अभी एक सिस्टम बन गया है कि we are beyond it. Plus, realistically, who is going to? But मुझे तो लगता है यार, this is a very Christian thing to do ना। आप सात खून कर लो और जाके बोल दो पादरी को, भैया मैंने तो खून कर दिए, मैं बहुत ही गुनहगार हूँ, मैं अनुतप्त हूँ, मुझे अनुशोचना हो रही है, मैं रोना भी, मैं रो भी नहीं सकता ठीक से, बस हो गया, जीसस ने माफ कर दिया, बस हो गया। You can do whatever and get away with it. वहां पे That's the great civilizational philosophy, no? जिसके बारे में ये लोग इतनी टींगे हाँकते रहते हैं। चलो मैं थोड़ा ट्रम्प से आगे बढ़ के जहां पे हमें इफेक्ट हो रहा है उस पे आना चाहता हूं, बट दिस वाज टू जूसी अ न्यूज़ नॉट टू शेयर सिंस इट हैपेंड टुडे। अमेजिंग न्यूज़, अमेजिंग। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब भैया इजराइल के साथ क्या कर रहा है, ईरान के साथ क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में वो टैक्स लेंगे, ट्रम्प भी 20% टैक्स लेगा, और जो छाबड़ पोर्ट पे कर रहा है अटैक,
जिसमें भारत के कुछ लोग उठ के खड़े हो गए हैं, बोलते हैं कि भारत को क्या इफेक्ट होने वाला है उसके अंदर, क्योंकि हमारे लिए भी वहां पे एक रिसोर्सेज है और इसमें कुछ बात है भी, कुछ नहीं भी है। किस तरह देख रहे हैं आप ट्रम्प की ईरान पॉलिसी एज इट स्टैंड्स टुडे, दिस वीक रादर? कोई ईरान पॉलिसी नहीं है, ट्रम्प का एक सिचुएशनशिप है ईरान के साथ, जेनजी की भाषा में। सिचुएशनशिप ये है कि ट्रम्प भी पैसे बनाना चाहता है और ये मुल्ले भी पैसा बनाना चाहते हैं। बहती गंगा में या बहते हॉर्मुज स्ट्रेट में सब मिलके हाथ धो रहे हैं, ठीक है। कभी शांति की ऐलान कर देते हैं, कभी युद्ध का ऐलान हो जाता है। युद्ध का ऐलान होते ही स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, पता, ये वही खेला है। प्लस मोर इंपॉर्टेंटली दे आर मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट ऑन ब्लैक मार्केट ऑयल, हैंड ओवर फिस्ट। एंड डोंट थिंक सिर्फ ईरानी लोग कर रहे हैं, ये गल्फ के जितने देश हैं उन सबका पैसा बन रहा है। ट्रम्प के ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, उसके जो चड्डी बडीज हैं ऑयल इंडस्ट्री में, वो भी पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब कुछ होगा नहीं, यही चलता रहेगा। जितना चला सके ये लोग इसको चलाएंगे। जब यूरोप के लोग और बाकी देश के लोग जब चिंहुक उठेंगे, इसको थप्पड़ मारेंगे, या इजरायली लोग भी चिंहुकेंगे एक पॉइंट के बाद, तो ये रुकेगा। तब तक ये अपना ये चलता रहेगा। आई डोंट सी इट स्टॉपिंग। I simply don't see any sign of peace. Every sign of peace is bullshit with a capital B. वो बकवास है, ये लोग करने वाले कुछ नहीं है। यही ऐसा एक स्मोक स्क्रीन चलाते रहेंगे। और मैं आपको एक चटपटा खबर दूं, apparently Israel was trying to kill Asim Munir. आसिम मुनीर? हाँ, बर्गनस्टॉक में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, पहले एक प्रेपरेटरी था, फिर इन्होंने लूसरन में जाके साइन किया, डिजिटल साइन किया। तो बर्गन स्टॉक में ये बंदा पहुंच गया था एक मंगलवार को, और उसको थर्सडे को निकलना था। वो थर्सडे को नहीं निकला, वो संडे को निकला। ये और वो घी करता हुआ गधा, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ, क्या शरीफ, कुछ शरीफ, शाहबाज शरीफ। हाँ, शाहबाज शरीफ। शाहबाज शरीफ और ये दोनों पहुंचे हुए थे। तो इनको खबर लगी, CIA ने खबर दे दी इसको कि मोसाद वाले तुमको उड़ाने वाले हैं। सो अपेरेंटली Pakistanis threatened Israel that if anything happens to our delegation, then we have Falana Dimkana trained at the following cities and they will cease to exist. Nuclear threat. ये बैकग्राउंड में हुआ, पर इजराइल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया. So these guys were so scared that they cancelled all their flights. They stuck around till Sunday. Then they left on an aircraft escorted by American jets. ये हुआ है बैकग्राउंड में. Israel is not backing off. It's not going to back off. It simply can't afford to. तो पाकिस्तान रडार पे तो है ही, और जितना और थ्रेटन करेगा, अब मेरे पास N है, मेरे पास N है, मेरे पास N है, तो उतना ही और उनके लिए रेड फ्लैग है. Did you hear the Ahmadinejad खबर? Ahmadinejad वाला खबर सुना है? You know मोहम्मद Ahmadinejad ना, जो था एक बहुत ही कट्टर प्रेसिडेंट होता था ईरान का, ठीक है? Ahmadinejad had also landed up. And now he's in jail. IRGC has arrested him. Here's the news. Ahmadinejad is a Mossad agent. क्या बात कर रहे हो? I'm telling you the truth. You can Google this. I bet my life on it. I've seen the actual reports. Ahmadinejad is turned out to be a Mossad agent. He was cracked when he was thrown out of power. 3 साल तक मोसाद के लोगों ने कोशिश कर करके, बिकॉज ही वॉज गिवन सम काइंड ऑफ अ साइनेक्योर, जा तू कुछ अपना करता रहे, तो जब भी बाहर जाता था इससे मिलते थे. दे यूज्ड सम ऑफ देयर UAE कॉन्टैक्ट्स एंड अदर कॉन्टैक्ट्स टू फर्स्ट रीच आउट, देन दे केप्ट मीटिंग हिम. उसको करते रहे, फाइनली वो मान गया और उसको बोला गया रेजिम चेंज हम करवाएंगे और तुझे फिर से प्रेसिडेंट बनवाएंगे. ये खबर है. कैन यू इमेजिन? ये वही बंदा है who famously said that we will wipe Israel off the face of the earth. ये इसने बोला था, किसी आयतुल्लाह नहीं बोला था. It was Ahmadinejad who made that statement. मोसाद का एजेंट. बताओ जी. अच्छा, एक इससे थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं. अब ये पता चला आपको आसिम मुनीर, मतलब जमील जमाली सुपर प्रो मैक्स, it's what I'm trying to say. अगर इंडिया जमील जमाली कर सकता है, इजराइल तो कर ही सकता है. बट इसमें एक और जोड़ देते हैं बात. अभी मुझे पता चला है कि ये जो आसिम मुनीर है, उसके खिलाफ वहां पे मौलाना फजल रहमान, क्या नाम है, उसने स्टेटमेंट दे दी है कि स्टेप डाउन करो, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एन आर्मी मौलाना. तो मतलब वहां पे जनरल्स वर्सेस आसिम मुनीर की भी लड़ाई शुरू हो गई है भाई, कि हमारा नंबर कब आएगा. और वहां पे हिस्ट्री क्या करी है, जिया उल हक आसमान में उड़ा, परवेज मुशर्रफ को भागना पड़ा, तो वो फील्ड मार्शल के ऊपर भी अब जो रह गए थे सारे आर्मी की लॉबी, उनका प्रेशर आ गया, बहुत हो गया भैया. अब उन्होंने
मौलानाज छोड़ दिए, क्योंकि सिविल सोसाइटी फर्क नहीं पड़ता, नेता फर्क नहीं पड़ता, पर जब मौलानाज शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के, वो भी आर्मी के मौलानाज, तो मतलब एक वहां पे भी पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। इमीडिएट मेरा रिएक्शन दो है, एंड देन आई विल ब्रिंग इन अनदर। अच्छा, यू हैव समथिंग एल्स टू से, बोलिए। नहीं, मैं फिर मैं पाकिस्तान भी आ रहा था, इस पे बात करो, मैं पाकिस्तान की तरफ आ रहा था। ठीक है, सो इस पे दो बातें हैं। You are a field marshal for life. That's the meaning of that particular designation. So there is no need for him to ever retire. उसने अपने आप को लाइफ के लिए बना लिया. If he doesn't want to step down from CDA, वो जो Chief of Defence Staff जो भी होता है उनका, he need not. So the only way to remove him from power, अगर आपको लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल बन के वो लेना है कुर्सी, तो आपको उड़ाना पड़ेगा इसको। जो चीज औरंगजेब ने किया, जो चीज शाहजहां ने तो नहीं किया, शाहजहां के साथ करा गया, जो चीज फिर आगे चल के और भी मुगल बादशाहों ने करी, ये उनका लॉन्ग ट्रेडिशन है। और वो तो खुद कहते हैं हम तो तुर्क मुगल हैं, हम तो अरब हैं, तो वो यही चीज करेंगे। तो ये एक बहुत इसकी संभावना ज्यादा है। और दूसरा, क्या पता लगे कि जमील जमाली तो जैसे है ईरान में, वैसे ही कोई जर्नल मोसाद के लिए काम कर रहा हो, वही उड़ा दे, बिकॉज यू नो दे मे नॉट डू इट डायरेक्टली। तो एक ये भी एंगल बन जाता है। और हम लोग तो हैं ही ना, हमारे भी तो हिताकांक्षी हैं वहां पे, अननोन, एकदम अननोन अननोन्स एंड अननोन अननोन्स दोनों हैं हमारे। तो ये एक छोटा सा था, बड़ा चीज मेरे को जो नजर आ रहा है इसमें खतरा, these kind of pressures, the one way out for a military dictator is to declare war or get into a war. So इंडिया के ऊपर ये खतरे के बादल ज्यादा हैं। I think we should, हमारा वॉर फुटिंग पे काम तो चल रहा है, that is very good. एक हर्ष की बात ये है कि officially we now have 40 days of intense coverage of ammunition stock, right? 40 days war. Exactly. What you know, this ये point, ये just let me finish this point. 40 days का coverage है officially, but in reality apparently orders have been given out to create the lines and create the capacities कि आप एकदम से you can double or treble that capacity if something happens, if the conflict starts. मतलब ये तो नहीं कि आप डिपेंड करते हो कि 40 दिन में खत्म हो जाएगा. So that has been done. So there are some very good measures on our side as well. और missile procurement has been trebled 3x. Suddenly ये सब किया गया है. तो मुझे युद्ध के बादल नजर आ रहे हैं अगले 5-6 महीने में. जो आपने बात बोली, मेरा पॉइंट था. नहीं, जो आपने बात बोली मैं उसी को रीअफर्म कर रहा हूँ. कल ही मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी के साथ. सो ही वाज सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट जो पाकिस्तान के अंदर हालात हो गए हैं, वी वर डिस्कसिंग बलूचिस्तान, POJK, अफगानिस्तान वॉर. He said likelihood यही है, and he said the experience has been कि Pakistan has only one get out of jail card, that is doing something in India, and he was saying long history is it never repeats this attack. तो वो कश्मीर पहलगाम टाइप नहीं होगा, अब कुछ नया होगा. And he's saying I am a former obviously lieutenant general, but अगर उनको फील हो रहा है, आप जो डीपली स्टडी कर रहे हो आपको हो रहा है, तो सरकार भी बहुत कॉन्शियस है इस बात का, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई और गेट आउट ऑफ जेल कार्ड नहीं है. दैट इज ओनली थिंग व्हिच मोटिवेट्स पीपल. और वहां पे अफगानिस्तान उनको रोज पेल रहा है. बलूचिस्तान में कल कॉन्वॉय अटैक हो गया और 45 to 50 आर्मी ऑफिसर्स है ना, वो मर गए. तो बेसिकली वहां तो आर्मी इंकैंपमेंट्स में है. जनरली आर्मी होती है बाहर, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं स्लैश टेररिस्ट हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्जन वो पहाड़ों में छुपे होते हैं. वहां तो आर्मी इंकैंपमेंट से बाहर नहीं निकल पा रही. तो बलूचिस्तान में कोई हाथ से गया, POJK आग लगी पड़ी है, गिलगिट अपनी ही प्रॉब्लम है, तो उनके पास कोई कार्ड नहीं है. आई होप भारत इसको बहुत सीरियसली ले रहा है. जस्ट वांटेड टू ऐड टू व्हाट यू वर सेइंग. पैसे वापस मांग लिए ऑफिशियली, बोले $35 बिलियन वापस करो. तो उन्होंने कहा भैया हमें रिलीफ दे दो. उन्होंने मना कर दिया, ऑफिशियली मना कर दिया, हम रिलीफ नहीं देंगे, आप पैसे वापस करना चालू करो. तो उन्होंने एक शेड्यूल भी दिया है, एंड देयर इज नो वे दे कैन मीट इट. सऊदी अरेबिया के पास इतने पैसे नहीं है कि इसको वो कर पाए. अरे पाकिस्तान को खुद को चलाने के लिए भी भीख मांगना पड़ता है, अब ये वापस करने के लिए ऊपर से कहां से भीख लाएगी. आपको मजा आएगा, बताता हूँ, एक नई चीज हुई है. तो एज यू वुड नो, बट ऑडियंसेस के लिए बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया है, इंडिया उसमें घुसा नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी में. तो आर्बिट्रेशन का रूल क्या है, बोथ साइड्स बेयर द कॉस्ट. और वहां पे hundreds of thousands of dollars में भी $1 million कॉस्ट भी है. इंडिया गया नहीं है, तो पाकिस्तान इज बेयरिंग इंडियाज कॉस्ट आल्सो टू कीप द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अलाइव. देखो मजा आ गया सुन के. सो दैट इज वेरी गुड. दुनिया में 5 देश हैं,
दुनिया में 5 देश है जिन्होंने आईसीसी को कभी माना नहीं है, और दुनिया के वो 5 सबसे बड़े मिलिट्री ताकतें हैं। कौन से हैं वो? यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया और इजराइल। ये 5 देश हैं जो मानते ही नहीं है इसको, तो वो कुछ भी तो देते रहे, कुछ भी ऑब्जर्व करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बोला आर्बिट्रेशन का नियम है कि अगर जो क्लेमेंट है और रिस्पोंडेंट नहीं आता, तो क्लेमेंट टू कीप द आर्बिट्रेशन अलाइव हैज टू पे द फीस ऑफ बोथ द साइड्स एंड देन इट इज रिकवर्ड। वो तो क्या ही होना। सो भैया क्लेमेंट दे रहा है यहाँ पे, हमारी फीस भी बड़ी, पानी भी नहीं मिल रहा और पैसे भी खर्च रहा है। बट जो आपने बात की सऊदी अरेबिया पे, एक नई डेवलपमेंट हुई है कि कुवैत के साथ अब पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट कर रहा है। सो डू यू थिंक, और इसमें र्यूमर ये है डिफेंस पैक्ट में कि अपने सोल्जर्स ही भेजेगा, बिकॉज ऑल दीज नेशंस एज अ फॉल आउट ऑफ ईरान and US failing to protect them need now soldiers. And in a sense then, do you see the medieval time era of Pakistani army becoming a mercenary force? जिस देश के राजा को चाहिए हमारे से ले जाओ, आबादी बहुत है, एजुकेशन है नहीं है, फौज में कुवैत पैसे देना भी अफोर्ड करता है, अपने सिटीजन तो डालेगा नहीं, और ट्रेंड भी है जैसे भी ट्रेंड है। तो ये एक नया वर्ल्ड के लिए खतरा या एक नई मर्सनरी फोर्स वर्ल्ड में क्रिएट हो गई है। इफ आफ्टर सऊदी अरेबिया, कुवैत, पाकिस्तान है ही मर्सनरी। Pakistan has always been a mercenary. It's not the first time. वो तो 1970s से they have been placing troops in the Arab monarchies. अच्छा, इसमें 3 एंगल है। वैसे मैं 3 एंगल बताता हूँ। एक शायद लोगों के ध्यान में नहीं आया होगा। अभी ये जो रिकंस्ट्रक्शन की बात हुई थी ना, वो ईरान के लिए थोड़े वो $12 बिलियन देने वाले थे। उसके बाद आगे चल के रिकंस्ट्रक्शन फंड ऑफ 300 बिलियन जो यूएई ने मना कर दिया। ट्रंप ने कहा था यूएई तू दे, यूएई ने बोला मेरे को माफ कर दो, मैं नहीं कर सकता। जो $12 बिलियन दिया गया है उसमें जो क्लॉज था ये था कि यूएसए विल गेट इट रिलीज्ड। दोस फंड्स वर पार्क्ड इन कतर, दोहा में पार्क्ड थे। तो ईरानियों ने कहा अगर आपने नहीं किया तो सऊदी अरेबिया बैकस्टॉप दैट एग्रीमेंट कि हम रिलीज करवा देंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, वाई सऊदी अरेबिया इज बैकिंग दिस? वो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इट इज नाउ क्लियर दैट इजराइल और सऊदी अरेबिया ने मिलके लॉबी करी थी। MBS and Netanyahu were jointly lobbying for this war with the US. Trump was not initially in favor of bombing, but they kept at him, and as you know, he owes them. He owes them monetarily in every way. सऊदी क्यों घुस रहा है इसमें शामिल? वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने युद्ध के लिए लॉबी करी तो आप अभी ये क्यों कर रहे हो? हाँ। तो मेरा वो पुराना वाला जो थीसिस है वो यही है कि रियलिटी इज ऑलवेज ट्रांजैक्शनल। उन्होंने वो तो करी थी, उनको लगा था कि ये डिस्प्लेस कर देंगे रजीम को, तो हम वी विल गेट एसेंडेंसी, बिकॉज ईरान के चलते सऊदी कभी उठ नहीं सकता। ठीक है, ईरान गई तो सऊदी के लिए अच्छा है और इसराइल के लिए भी अच्छा है, तो ये इंटरेस्ट अलाइन हो गए। पर अब ये क्या है, ये युद्ध के चलते इनको समझ लगा यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है। अगर 100 तेल बेचता था और अभी मैं 30 बेच रहा हूं, तेल का भाव भी तो ऊपर जाएगा, मैं ज्यादा कमाऊंगा। एंड एज यू नो द कॉफर्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर रनिंग अ लिटिल शॉर्ट। I'm talking about the government exchequer, not their overall wealth या राजा के पास कितना पैसा, वो नहीं बोल रहा, that is individual and enterprise. But the government level they are running short. तो ये टाइम है उनका replenish करने का। जैसे हम लोग जो 60 days था उस पीरियड में we were frantically running around replenishing our reserves. Us, China, Japan, we were doing that, right? सऊदी अरेबिया का क्या कर रही थी, जितना हो सके पैसे कमा लो और वो वाले कॉफर्स भर लो जो उसके पास नहीं है। वो अपना पैसे का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रही थी, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि ये युद्ध रुके। कोई फायदा नहीं है उसको युद्ध के रुकने से। तेल के भाव ऊपर जाते तो these guys all stand to benefit. जो बात करी जा रही है कि 9 to 10 million barrels of oil have disappeared from the global market. So that means that overall जो supply था वो roughly about 14-15% उड़ गया है। तो अगर वो सप्लाई 14-15% उड़ गया है तो उसके चलते तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तेल के दाम भी उस अनुपात में बढ़ेंगे ना। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड सप्लाई सिचुएशन। ओके शामिक, दिस रिमाइंड्स मी, जो कहते थे देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन बिल्डिंग अ नेशन, बट देयर इज वे मोर मनी टू बी मेड वे फास्टर इन डिस्ट्रॉइंग अ नेशन। तो ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करके इज अ वे फास्टर वे ऑफ मेकिंग मनी, व्हिच दे आर मेकिंग नाउ। सो एंड आई थिंक वी आर इन दैट जोन। थैंक यू शामिक फॉर टेकिंग आउट टाइम। और इस हफ्ते के जो सारे हमने इवेंट्स कवर किए भारत और भारत से संबंधित जो वर्ल्ड में चल रहे हैं, और मुझे लगता है ये रेगुलरली हम करते रहेंगे ताकि हर हफ्ते ये जो घटनाएं हैं हम ब्रीफ में सारी कवर कर लें। और इसलिए ऑडियंसेस भी जो देख रही हैं, नेक्स्ट वीक जो होता है आप प्लीज शामिक और मेरी रेगुलर वीडियोस होती रहती हैं, उसके अंदर क्वेश्चन जरूर डालिएगा
So I will tell my team to take out some questions and we will try to address them going forward in the months ahead. Thank you so much for your time. Thank you very much. Look forward to the next podcast.